अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें एक न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को 21 तोपों की सलामी के साथ वेलकम किया जाता है, उसकी इज्जत की जाती है, लेकिन असल पावर किसी दूसरे हाथ में होती है। आज के इस कम्प्लेक्स टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप है? समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। The world has seen so many dictators, with dominant to brutal ones. Dictatorship is the murder of democracy. सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि डिक्टेटरशिप कहते किसको है। डिक्टेटरशिप एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक ग्रुप के हाथ में होती है। इस गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो डिक्टेटर चाहेगा वही होगा। अगर डिक्टेटर को अपोज किया गया तो आपको पनिश किया जाएगा, आपकी आवाज़ दबाई जाएगी और आपको वही करना होगा जो एक डिक्टेटर चाहेगा। डेमोक्रेसी हमें राइट देती है कि हम अपने हकूक़ के लिए खड़े हो सकें, मगर डिक्टेटरशिप के अंदर ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल नाजी जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर की है दोस्तों। हिटलर एक स्ट्रिक्ट डिक्टेटर था। उसके अलावा आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन एक सख्त डिक्टेटर है। चाइना में भी बहुत हद तक डिक्टेटरशिप है दोस्तों। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में बहुत इन्फ्लुएंस रखती है दोस्तों। इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान ने सिविलियन और मिलिट्री रूल दोनों देखे हैं। अपने शुरू के सालों में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखी है। सबसे पहला मार्शल लॉ जनरल अयूब खान ने लगाया था 1958 में। जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बुनियाद रखी थी। उसके बाद जनरल याह्या खान, जनरल ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की गवर्नमेंट रही है, जिसे हम ओपन डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। हाँ, डेमोक्रेसी भी रही है पाकिस्तान में, इलेक्शंस भी कंडक्ट होते रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स में डेमोक्रेसी का भी उतना रोल नहीं रहा। ऑलमोस्ट 33 ईयर्स पाकिस्तान के डिक्टेटरशिप में गुजरे हैं और 43 ईयर्स डेमोक्रेसी में गुजरे हैं। 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया पाकिस्तान में। कायद-ए-आज़म एक विजनरी लीडर थे जो पाकिस्तान को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही जिन्ना की डेथ होती है उसके बाद पाकिस्तान में एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। पॉलिटिकल इदारे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं बचता जो कंट्री को चला सके। ऐसे में मिलिट्री को जगह मिलती है पॉलिटिक्स में घुसने की। आखिरी मार्शल लॉ यानी जनरल मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप के बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई। 2008 में इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए, लेकिन उसके बाद से आज तक पाकिस्तान में मिलिट्री का इन्फ्लुएंस भी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा देखने में आया है। बिहाइंड द सीन्स रहकर ये मिलिट्री कंट्री को कंट्रोल करती है, बड़े डिसीजंस लेती है और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है। अब ये स्पेसिफिकली कर कौन रहा है? कौन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पावर होल्ड करता है? क्या ये पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ है? एक्चुअली पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। उसके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर कंट्री का सबसे पावरफुल आदमी होता है। उसके हाथ में पावर होती है और वो कंट्री का डिसीजन करता है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ ये आर्ग्यू करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मिलिट्री का पपेट होता है। आर्मी एक स्टेट है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्टेट के अंदर मौजूद है, यानी स्टेट विद इन अ स्टेट। पाकिस्तान की बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फील्ड्स और सेक्टर्स पर आर्मी का कंट्रोल है। मिलिट्री से हटकर रियल एस्टेट, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन अफेयर्स, आईटी, एरोस्पेस और बहुत सारे सेक्टर्स पर आर्मी का डायरेक्ट कंट्रोल है पाकिस्तान में। ये क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री एक डायरेक्ट मार्शल लॉ के थ्रू कंट्री पर इन्फ्लुएंस बिठाती थी, मगर अब सिनेरियो डिफरेंट है। अब आर्मी डायरेक्ट मार्शल लॉज के थ्रू नहीं आती। अब एक पपेट गवर्नमेंट को आगे रखकर बिहाइंड द सीन्स अपने गोल्स अचीव करती है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं उन्हें कि गवर्नमेंट के किसी भी बैड इन्फ्लुएंस और क्रिटिसिज्म के मौके पर आर्मी पीछे हट जाती है और सारा बर्डन गवर्नमेंट पर आता है। और दूसरा ये कि वो बिहाइंड द सीन्स रहकर पूरे कंट्री पर इन्फ्लुएंस डालते हैं ताकि वो सामने भी ना आ सकें और अपने गोल्स अचीव करते रहें और पावर के बेनिफिट्स लेते रहें। इसके एविडेंसेस ये हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलिट्री सपोर्ट से लाया गया, ये क्लेम किया जाता है। 2018 में मिलिट्री इन्फ्लुएंस के थ्रू इमरान खान गवर्नमेंट में आए। इसी तरह आज की पीडीएम कोलिशन गवर्नमेंट मिलिट्री के सपोर्ट से ही पावर में आई। अब ऐसा क्यों है कि मिलिट्री पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे इतना इन्फ्लुएंस डालती है? इसकी सबसे बड़ी वजह लीडरशिप वैक्यूम है दोस्तों। कायद-ए-आज़म की डेथ के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं बचा जो कंट्री को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता था। इससे आर्मी को रास्ता मिला गवर्नमेंट में आने का। वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते रहे और आज तक करते आ रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत कमजोर थी। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इल्जाम लगाए गए हमारे पॉलिटिशियंस पर। हमारे पॉलिटिकल इदारे इतने कमजोर हो गए कि मिलिट्री को रास्ता मिला गवर्नमेंट में आने का। ये बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाता है कि फॉरेन पावर्स पाकिस्तान में मिलिट्री रूल को सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल चाहता है ताकि वो पाकिस्तान में या पूरे रीजन में जितने भी गोल्स हैं आर्मी के ज़रिए उन्हें अचीव करता रहे। खैर, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाता है। एक्चुअली इंटरनेशनल कम्युनिटी डिक्टेटरशिप से ज़्यादा डेमोक्रेसी को प्रेफर करती है, इसलिए वो पाकिस्तान को फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पर बहुत कम रैंक पर रखती है। डेमोक्रेसी रैंकिंग में पाकिस्तान दुनिया में 118th नंबर पर है, जो कि एक बहुत बुरी रैंकिंग है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उसमें बहुत रुकावटें डालती है। मुल्क को पॉलिटिकली इतना अनस्टेबल कर दिया जाता है कि कोई चारा नहीं बचता पॉलिटिशियंस के लिए। एक बराए नाम डेमोक्रेसी है, ये एक पूरी कन्फ्यूजन है सिस्टम में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।